गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कैश फ्लो का मास्टर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपके कैश फ्लो ऐसा चैप्टर है जो आपके एफएम और कॉर्पोरेट अकाउंट दोनों के अंदर आता है। ठीक है। एंड बड़ा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं और कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी वाइज, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एडजस्टमेंट है। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन हो जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें सारी वैरायटी मैंने कवर कर ली। मतलब ये एक क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले कर लो, ठीक है, आपको कैश फ्लो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, इस तरीके से मैंने इसको बिल्ड किया है। ठीक है। तो एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूं, फिर अपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको इसमें। बैलेंस शीट दी हुई होगी आपको, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने दी है 23 एंड 22 की बैलेंस शीट दी है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड उसके रिलेटेड नोट्स के नंबर्स भी दिए हुए। सो डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर नोट्स में अवेलेबल होगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी, असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। ठीक है। अब चलिए नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं। शेयर कैपिटल में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देख सकते हो जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देखोगे यहाँ पे तीन तीन डिबेंचर आपको दिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि तीन तीन डिबेंचर। यस, क्योंकि डिबेंचर में तीन वैरायटी के पॉइंट जो है वो कैश फ्लो में पूछे जा सकते हैं, रिडम्पशन रिलेटेड, इश्यू रिलेटेड। तो वो मैंने सारे एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिए। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर जो है अलग अलग परसेंटेज वाले ले लिए हैं। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी, फिर टेंजिबल असेट जिसमें मशीन आपको दिख रही होगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, चार चार असेट लिए, क्योंकि असेट रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो इसी क्वेश्चन में अपने कवर हो जाएंगे। और इनटेंजिबल असेट्स में मैंने गुडविल और ट्रेडमार्क लिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर मैंने 17 पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर ये 17 पॉइंट आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरा का पूरा कैश फ्लो चैप्टर आपका डिटेल में कंप्लीट हो जाता है। इवन ये आपको फाइनल में भी उतना ही काम आएगा। ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर हो जाए, इस तरीके से मैंने प्लान किया है। ठीक है। चलिए, तो पहले तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना देना है। ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार करके ही रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड उसके रिलेटेड जो मुझे लेजर्स प्रिपेयर करने होते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, वो भी मैंने यहाँ पे बॉक्सेस तैयार रखे हैं ताकि अपना टाइम यहाँ पे सेव हो। चलिए, सबसे पहले अपने ये समझ लेते हैं कि कैश फ्लो में एक्टिविटी वाइज किसमें कौन सी चीजें जाएगी। तो कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन कैश चीजें हैं, इनकम एंड एक्सपेंस, प्रोविजन है, रिजर्व है, एंड नॉन कैश हो गया, प्रोविजन हो गया, रिजर्व है, एंड अदर एक्टिविटी से जो चीजें बिलोंग करती है वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे प्लस माइनस करनी है। प्लस माइनस कैसे करेंगे, एक्सपेंस है तो प्लस करनी है, इनकम है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। याद रखना है ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, नॉन कैश, प्रोविजन, रिजर्व्स एंड अदर एक्टिविटी रिलेटेड जितनी भी चीजें है वो सारी चीजें जो है हमको ऑपरेटिंग में लिखनी है। एक्सपेंस ऐड, लॉसेस वगैरह हो तो भी ऐड, इनकम प्रॉफिट वगैरह हो तो हमको लेस करना है। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो कैसे इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग में लिखना है। और पहले मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूं, जैसे अब इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा। तो इन्वेस्टिंग के अंदर आता है फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें। फिक्स असेट परचेज सेल एंड इन्वेस्टमेंट के परचेज सेल रिलेटेड चीजें कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में। फाइनेंसिंग में क्या आएगा, तो फाइनेंसिंग में आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारी चीजों का पैसा या तो आएगा या आप इनका पेमेंट करोगे, रीपेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। और इनके रिलेटेड के जो एक्सपेंस होते हैं, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंसिंग में। ठीक है। अच्छा, जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर से कैसे कैश फ्लो में आपको इफेक्ट देनी है, तो आपको ध्यान रखना है दो मेजर चीजें मिलेगी आपको लेजर में, एक बैंक अकाउंट और एक पी एंड एल अकाउंट। ये बैंक और पी एंड एल को आपको किस तरीके से कैश फ्लो में लेके जाना है, तो अगर लेजर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर लेजर में कहीं पे भी बैंक डेबिट साइड में आता है तो आपको करना है उसको माइनस, और अगर लेजर में कहीं पे भी बैंक का डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो आपको उस चीज को करना है प्लस। पी एंड एल हो तो भी सेम ट्रीटमेंट, बैंक हो तो भी सेम ट्रीटमेंट, ये ऐड और लेस आपको यहां से पता चल जाना चाहिए। सेकंड चीज,
ये जो बैंक है इसके ना ठिकाने फिक्स है। इसके ठिकाने कौन कौन से हैं? तो एक तो ये बैंक जाता है हमेशा इन्वेस्टिंग में, दूसरा ये बैंक जाता है हमेशा एक फाइनेंसिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेटिंग में एक ही बार जाएगा ये, कब? जब आप टैक्स पेड की बात कर रहे हो तभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अदरवाइज जब भी कोई लेजर आप बनाओ वहां पे आपको बैंक अकाउंट दिखाई देता है डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में दिखाई देता है तो माइनस करना है, क्रेडिट में दिखाई देता है तो प्लस करना है। सर प्लस और माइनस कहाँ करना है, मतलब एड और लेस कहाँ करना है? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में होगा। अब आप देख लो, वो असेट है तो इन्वेस्टिंग में, वो लाइबिलिटी है तो फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में एक ही कंडीशन में जाएगा, एक ही एक्सेप्शनल पॉइंट है उसका, टैक्स पेड होना तभी ऑपरेटिंग में जाएगा, बाकी बैंक कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। रही बात पी एंड एल की, तो सर पी एंड एल में अगर कोई भी अपने कोई भी लेजर में पी एंड एल का डिफरेंस आता है तो वो कहा जाएगा, वो हमेशा 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 एक ही जगह पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बाकी कहीं पे भी नहीं जाएगा। सो पी एंड एल कहीं पे भी दिखाई दे, जगह फिक्स है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको उसको लिखना है। डेबिट वाला पी एंड एल माइनस करना है, क्रेडिट वाला पी एंड एल आपको प्लस करना है। बैंक अगर कहीं पे भी आपको दिखाई दे, इन्वेस्टिंग में लिखना है, फाइनेंसिंग में लिखना है, सिर्फ टैक्स पेड हो तो आपको ऑपरेटिंग में लिखना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट है कैश फ्लो का, आपको बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तब मैं आपको बार बार रिकॉल करवाऊंगा। ओके, चलिए मूविंग फर्दर। सबसे पहले लेते हैं पहला एडजस्टमेंट, ध्यान से देखना। मशीन कॉस्टिंग ऑफ ₹96,000 जिसपे डेप्रिसिएशन 48,000 का चार्ज हुआ था। 96,000 के आगे वर्ड देखना, कॉस्टिंग लिखा हुआ है। 96 कॉस्ट की असेट थी, 48,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, और बेचा कितने में आपने उसको? 32 में। अब जाके आप पहले बैलेंस शीट में देखो कि मशीन रिलेटेड क्या दिया है। देखो मशीन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, और उसके ऊपर उसका प्रोविजन फॉर डेप्री दिया है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है तो दोनों के लेजर अलग बनाओ, मशीन का अलग, प्रोविजन फॉर डेप्री का अलग। और जब प्रोविजन फॉर डेप्री दिया हुआ होता है तब हमेशा ध्यान रखना मशीन कौन से प्राइस पे चल रही होगी? कॉस्ट प्राइस पे चल रही होगी। क्लियर? तो चलो मैं इन दोनों का लेजर बना देता हूं पहले, फिर अपने इसको ट्रीट करते हैं। फर्स्ट लेजर में बना रहा हूं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो बैलेंस शीट में और नोट्स में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका प्रीवियस ईयर है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और ये आपके क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए मशीन कहीं पे दिया हुआ है? यस, मशीन का ओपनिंग 416 है और मशीन का क्लोजिंग 560 है। तो 4,16,000 और यहाँ आ जाएगा अपना 5,60,000। ठीक है, ये सबसे पहले लिख लिया। अब साथ साथ में हमको एक और लेजर बनाना है, कौन सा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 320 एंड 352। चलो उसको भी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपना 320 ओपनिंग में, और क्लोजिंग में आ जाएगा हमारा 3,52,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिए। अब एडजस्टमेंट में जाओ और वापस देखो वहां पे क्या दिया हुआ है। वहां पे दिया हुआ है कि 96,000 की कॉस्ट की मशीन, 48 का डेप्री लगा था और बेचा कितने में? 32 में। तब देखो इसकी वर्किंग ध्यान रखना। सबसे पहले लिखूंगा कॉस्ट। कॉस्ट कितनी उसकी? 96,000। कॉस्ट में से मैं क्या माइनस करूंगा? उसका डेप्रिसिएशन विच इज 48,000। तो मशीन की बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी कितनी आई? 48,000। आपने उसको बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस कितनी उसकी? सर 32,000। तो 48 की मशीन को 32 में बेच दिया, नुकसान कितना हुआ? 16,000 का। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो मशीन के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक पैसा आया, कितने में बेची ये असेट? 32,000 में। इस पे लॉस, लॉस मतलब पी एंड एल अकाउंट, कितना नुकसान हुआ? 16,000 का। और जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और टोटल डेप्रिसिएशन इस असेट को बेचने में, हमेशा ध्यान रखना जो असेट बेची जाती है उसका टोटल डेप्रिसिएशन हम हमारे पीएफडी अकाउंट में से डिडक्ट करते हैं। इसलिए जब पीएफडी अकाउंट बना के दिया हुआ हो और असेट आपने बेची हो तो ध्यान रखना
उसके टोटल डेप्रिसिएशन की इफेक्ट अपने को देनी है। चलिए, तो तीनों चीजें मैंने लिख ली। अब आप देखो, तीनों का टोटल करके देखो 96 ही हो रहा है, क्योंकि आप मशीन का अकाउंट कौन सी प्राइस पे बना रहे हो? कॉस्ट प्राइस पे। तो आपने सारी अमाउंट कौन सी लिखी हुई है? कॉस्ट की लिखी हुई है। सो जब मशीन आपके पास से जा रही है, आप उसको सेल कर रहे हो या राइट ऑफ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहां पे भी आपकी टोटल इफेक्ट कॉस्ट प्राइस पे आनी चाहिए। और हमने जो असेट बेची है, मशीन बेची है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 96,000। सो आप इन तीनों अमाउंट का टोटल करोगे तो टोटल आपका 96 ही होना चाहिए। चलिए, अब इसके रिलेटेड देखो, पीएफडी आया, तो पीएफडी के अकाउंट में मैं डेबिट साइड लिखूंगा मशीन 48,000। अब मशीन रिलेटेड पॉइंट कवर हो गया, तो अब इस अकाउंट को करो आप क्लोज। तो मैं मशीन का अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 6,56,000। और जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डेबिट साइड में डिफरेंस आया आपका 2,40,000। कोई भी असेट में अगर डिफरेंस आता है तो उसके आगे आपको लिखना है बैंक। इसका मतलब आपने नई असेट खरीदी। देखो, आपको ये भी ना समझ में ना है कि खरीदी बेची क्या हो रहा है लेजर में, तो कुछ नहीं, डिफरेंस आ गया आपका। फिर मैंने आपको ऊपर शॉर्टकट लिखवाया हुआ था। बैंक कौन सी तरफ आया? डेबिट साइड। बैंक अगर डेबिट साइड आए तो क्या करना है मुझे? माइनस। और बैंक अगर क्रेडिट साइड आता तो मुझे क्या करना था? प्लस। तब आप देखो, लेजर में एक डेबिट साइड में भी है और एक क्रेडिट साइड में भी है। डेबिट वाला मुझे माइनस करना है। मशीन मेरी असेट है, असेट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा मशीन सोल्ड। एक चीज ध्यान रखना, आप आपको सिर्फ बैंक वाली अमाउंट उठानी है और कुछ नहीं। एन अमाउंट आएगी अपने कितने में बेची? 32,000 में। कैश फ्लो में दो ही चीजों की इफेक्ट आती है, एक बैंक की और एक पीएनएल की, बाकी कोई भी कंपोनेंट की इफेक्ट नहीं आएगी। ये मैंने 32,000 लिख लिया। ओके। और क्या है सर इस मशीन अकाउंट में? अब आप देखो, क्रेडिट साइड में भी बैंक बचा है। सॉरी, मैंने उल्टा लिख लिया। यहाँ पे 2,40,000 आएगा। डेबिट वाला कितना था? 2,40,000। और क्रेडिट में जो बैंक आया वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में मशीन सोल्ड। और यहाँ पे मशीन सोल्ड नहीं लिखना था, माई मिस्टेक। इट इज मशीन परचेज। पैसा गया और वहां पे मैंने मशीन बेची कितने में? 32,000 में। तो मेरे पास पैसे कितने आए? 32,000। चलिए, बैंक वाली इफेक्ट दे दी। कहीं पे पीएनएल दिखाई दे रहा है? हाँ सर, क्रेडिट साइड में एक 16,000 का पीएनएल पड़ा है। और अगर पीएनएल आपका क्रेडिट साइड में आता है तो आपको क्या करना है? उसको प्लस। और पीएनएल का प्लस माइनस हमेशा कहाँ होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता हूं और वहां पे लिख लेता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और कितना लॉस हुआ हमको? 16,000 का। सो उस पर्टिकुलर लेजर को हमने क्लोज भी कर लिया है और उसके रिलेटेड के सारे बैलेंसेस को हमने कैश फ्लो के अंदर डाल दिया है। ये क्लियर हो गया। चलिए, अब पीएफडी का अकाउंट देखिए। पीएफडी के अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका क्लोजिंग बैलेंस एंड करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, विच इज नथिंग बट योर पी एंड एल। ये वाला जो मशीन है ये सोल्ड करने पे ही यहाँ पे आता है। अगर सोल्ड ही नहीं किया तो यहाँ पे मशीन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो आपका पीएनएल का आंसर आएगा 80,000। मतलब करंट ईयर में डेप्री कितना लगा? 80,000। चलिए, अब यहाँ पे देखो, पीएफडी के अकाउंट में कोई बैंक है? नहीं सर, बैंक तो नहीं है। पीएनएल है? हाँ सर, पीएनएल है। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। अगर पीएनएल क्रेडिट साइड में दिया है तो हमको क्या करना है? प्लस करना है। सो ये 80,000 हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और वहां पे डाल देंगे एड में। कितनी अमाउंट है? 80,000। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। अब आप देखो, दोनों लेजर क्या हो गए मेरे? क्लोज हो गए। सो अब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और इन दोनों के ऊपर टिक मार्क कर दूंगा ताकि मेरे से गलती ना हो। तो यहाँ पे देखो, मैं मशीन के ऊपर डबल टिक मार्क, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे डबल टिक मार्क कर देता हूँ। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किस तरीके से हमने इसको ट्रीट किया? चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट पार ऑन 1 अप्रैल 22 एंड ऑल्सो यूज जनरल रिजर्व फॉर रिडम्पशन।
बोले प्रेफरेंस शेयर्स को एट पार आपको रिडीम करना है साल के शुरुआत में, और क्या करना है, जनरल रिजर्व को यूज करना है रिडम्पशन के लिए। चलिए, और लिखा है कि जनरल रिजर्व हमको रिडम्पशन के लिए यूज करना है। चलिए ठीक है। अब आपको ना इस क्वेश्चन के इस पॉइंट में आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर की आत्मा याद आएगी। मैं आपको पूरी जनरल एंट्रीज करके बता रहा हूं, ये वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में करवा रहा हूं, इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। चलिए, तो प्रेफरेंस शेयर की अपने देख लेते पहले एंट्रीज क्या क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, कैश फ्लो के व्यू पॉइंट्स हम देख रहे हैं। तो आप देखो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फुल्ली पेड अप है कि नहीं। अगर वो फुल्ली पेड अप ना हो तो आपको एक ही एंट्री पास कर देनी है, उसमें खेल खत्म कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए जो भी बाकी होंगे आप मंगवा लेना, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। फुल्ली पेड अप है तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एंट्री जो हमको प्रेफरेंस शेयर के लिए करनी होती है, ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, रिडम्पशन प्रीमियम हो तो आरपी डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। और उसके बाद आप क्या कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब प्रोविजन जो आपको करना होता है, कैपिटल का जो प्रोविजन होगा वो आपको करना है जनरल रिजर्व से, जैसे अपने क्वेश्चन में बोला है। जनरल रिजर्व नहीं बोला हो तो आपके पास जो भी रिजर्व अवेलेबल हो आप उसमें से कर सकते हो। चलो, तो अपने को जनरल रिजर्व बोला है तो मैं क्या एंट्री करूंगा पता है आपको, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। और ये जो रिडम्पशन प्रीमियम होता है उसका प्रोविजन हम कहां से करते हैं, तो रिडम्पशन प्रीमियम के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी में एसपी अकाउंट उठाएंगे, एसपी में पैसा नहीं मिला तो हम पी&एल अकाउंट उठाएंगे, और इस रिडम्पशन प्रीमियम को हम क्लोज कर देंगे। ये है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हमारे क्वेश्चन में आप देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी और साल के एंड में कितनी की थी, 1 लाख की। तो चलो एक प्रेफरेंस शेयर का अपने लेजर बना देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। इससे मुझे पता चल गया कि कितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं। तो अपने यहाँ जनरल एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और आरपी है ही नहीं, प्रीमियम पे नहीं करना, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करेंगे हम, 1 लाख। चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 1 लाख पे कर देते हैं, राइट। अब यही 1 लाख का मुझे प्रोविजन भी करना है, क्योंकि देखो अब कैपिटल में अमाउंट कितनी पड़ी है मेरे पास, 1 लाख। वो 1 लाख का पैसा बोले कहां से लाना है हमको, जनरल रिजर्व से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे तो आरपी था ही नहीं तो ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको, तो सिंपली हमने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पेमेंट किया। अगर आप देखो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है। तो एक्चुअल में आपने पेमेंट किया किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक वाली एंट्री पास की, और एक एंट्री आपकी पास हुई जनरल रिजर्व टू सीआरआर। चलो, प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट में जाएंगे और वहां पे मैं डेबिट साइड में लिख लूंगा टू बैंक, कितनी अमाउंट पे हुई है, 1 लाख। अब देखो वहां पे एंट्री में 2 नए नाम आए, एक जनरल रिजर्व का नाम आया, दूसरा सीआरआर का नाम आया। तो दोनों के भी लेजर बनाने के अपने को, ठीक है। जिन जिन के नाम आते हैं एडजस्टमेंट में उन सबके लेजर बनाने के। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया मेरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब एंट्री हुई थी जनरल रिजर्व टू सीआरआर, तो जनरल रिजर्व के अकाउंट में मैं लिखूंगा टू सीआरआर 1 लाख, एंड सीआरआर के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व 1 लाख। अब जनरल रिजर्व का लेजर बनाया तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन में जाके जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आप ध्यान से देखो, नोट्स में मिलेगा। ओपनिंग 150 है और क्लोजिंग भी कितना है, 150 ही है। चलिए, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस भी 1,50,000। चलो सीआरआर का भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। बैलेंस शीट में जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की नोट्स में, यहाँ पे तो सीआरआर है ही नहीं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, नहीं है। क्लियर हुआ। अब आप ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट तभी क्लोज करना जब उसके रिलेटेड के सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने क्लोज कर दिया क्योंकि उसके रिलेटेड का एडजस्टमेंट हो गया।
अब इसमें देखो बैंक कौन सी साइड आया, डेबिट साइड में आया। डेबिट साइड में आया तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। और प्रेफरेंस शेयर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग में जाके मैं लिख लूंगा प्रेफरेंस शेयर रिडीम। कितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हमने, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। चलो, और कुछ लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, पी एंड एल वी एंड एल कुछ भी नहीं है, तो कैश फ्लो में और कोई इफेक्ट नहीं आएगी। जनरल रिजर्व एंड सीआरआर अभी हम क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि उसके रिलेटेड आगे शायद एडजस्टमेंट हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लियर हुआ ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देता हूँ कि भाई प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने क्या कंप्लीट कर दिया था, मशीन एंड पीएफडी का अकाउंट। ओके, चलिए दो एडजस्टमेंट हो गए। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को ना डिविडेंड भी पे कर ही देने का। जब प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट कंप्लीट कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सब कंप्लीट कर देने की। अब बैलेंस शीट में जाके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 12%। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड कितना देना है अपने को, 12% के हिसाब से पे करना है। ओके, अब रिडम्पशन कौन सी तारीख को हुआ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में लिखा था रिडम्पशन साल की शुरुआत में हुआ है। मतलब जब साल शुरू हुआ, हमारे पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, उसमें से 1 लाख के रिडीम हो गए। तो हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके अब तक 1 लाख के ही प्रेफरेंस शेयर रहे, तो डिविडेंड 1 लाख के ऊपर देंगे। तो याद रखना, अगर बिगिनिंग में रिडम्पशन हो रहा है तो क्लोजिंग वैल्यू पे डिविडेंड देना है, और एंडिंग में रिडम्पशन हो रहा है तो ओपनिंग वैल्यू पे आपको डिविडेंड देना है। 1 लाख का 12% होता है 12,000। अब डिविडेंड जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मैं लिख लेता हूं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड, कितना, 12,000। अब एट द सेम टाइम इसका प्रोविजन भी हुआ होगा, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इसको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितनी अमाउंट, 12,000। क्लियर। चलो, तो अब प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। 9% डिबेंचर रिडीम एट 5% प्रीमियम एंड इक्विटी शेयर वेर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2022। दोनों ही पॉइंट सेपरेट है। डिबेंचर 5% प्रीमियम पे रिडीम करने और इक्विटी इश्यू करने, तो इक्विटी वाले सेंटेंस को अभी साइड में रखते हैं। 9% वाले डिबेंचरों को हमको रिडीम करना है, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2022 को। हमारे पास 3 वेराइटी के डिबेंचर थे। ये रहा 9% वाला, इसका लेजर बना देते हैं अपने। डिबेंचर 9% वाला, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अपने को कितना दिया हुआ है 9% डिबेंचर का, 250, एंड क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। तो 2,50,000 ओपनिंग में लिख लेता हूँ, क्लोजिंग में लिख लेता हूँ 2 लाख। सो इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 रुपए के डिबेंचर हमने रिडीम की, क्योंकि ओपनिंग में 250 है, क्लोजिंग में 2 लाख है। अब डिबेंचरों को रिडीम करने की जर्नल एंट्री में आपको बता देता हूं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। वैसे डिबेंचर होल्डर करके भी एंट्री कर सकते हैं, बट डायरेक्ट एंट्री अपने लिख लेते हैं। ठीक है, कितने के डिबेंचर है मेरे पास, तो भाई सर 50,000 रुपीज के डिबेंचर है। ओके, कितने परसेंट प्रीमियम देना है उनको, 5%, मतलब 2,500। टोटल पेमेंट कितना पे करेंगे हम इनको, 52,500। डिबेंचर के अकाउंट में डेबिट साइड लिखूंगा मैं टू बैंक, डिबेंचर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू बैंक 50,000। आरपी भी डेबिट हो रहा है, सो आरपी का या तो आप अकाउंट बना दो, लेकिन या तो आपको याद हो तो आरपी जो है वो किससे राइट ऑफ हो जाता है, पी एंड एल से। कितनी अमाउंट, 2,500। ठीक है, सो प्रीमियम का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। मैं आपको बना के भी बता देता हूं कि चलो रिडम्पशन प्रीमियम का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, और रिडम्पशन प्रीमियम में ओपनिंग क्लोजिंग तो होता नहीं है, बट सिर्फ नाम के लिए अपने लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे रिडम्पशन प्रीमियम हम डेबिट साइड लिख लेंगे टू बैंक
2500, और यही रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा P&L के साथ 2500। ये अकाउंट हो गया मेरा क्लोज। अब दो अकाउंट क्लोज किए हमने, 9% डिबेंचर। अब इसमें आप देखो बैंक कौन सी साइड आया, डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब माइनस करना है, और डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं लिख लूंगा 9% डिबेंचर रिडीम। कितना पेमेंट किया हमने इसको, 50,000 का पेमेंट किया। चलो डिबेंचर के अकाउंट में और कहीं पे बैंक और P&L है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन प्रीमियम में देखो डेबिट साइड में बैंक है, डेबिट साइड में बैंक है मतलब माइनस करेंगे, सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। वैसे साथ में लिख सकते हैं बट मैं यहाँ पे अलग से लिख के बता देता हूँ। रिडम्पशन प्रीमियम ऑन डिबेंचर, और P&L आपने देखा क्रेडिट साइड आ रहा है, तो P&L क्रेडिट साइड आता है तो ऐड होता है रिडम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। क्लियर? ये हो गया हमारे 9% डिबेंचर का ट्रीटमेंट कंप्लीट। इधर गए ये रहे। अच्छा, जब हम डिबेंचरों की बात करते हैं तो डिबेंचरों को हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या पे करेंगे हम इनको, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट हम इनको पे करेंगे, तो हमको जाके पहले देखना पड़ेगा कि ये रिडम्पशन कौन सी तारीख को हुआ था। तो इन्होंने लिखा है ये रिडम्पशन 1 अप्रैल को हुआ था। अगर 1 अप्रैल को रिडम्पशन हुआ है तो क्लोजिंग वैल्यू पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लोजिंग वैल्यू थी 2 लाख, 2 लाख का 9%, 18,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमको पे करना है। अगेन इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो लेस करेंगे 9% डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, 18,000। और एट द सेम टाइम हमने उसको P&L में भी रिकॉर्ड किया होगा तो वहां से भी उसको हटाना पड़ेगा, 9% डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, 18,000। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर इसको यहाँ पे ऐड क्यों किया। देखो मैंने यहाँ लिखा था अदर एक्टिविटी वाले चीजें जो होगी ना वो हमको एडलेस करनी पड़ेगी, और ये सारे खर्चे जो है वो P&L में तो आई होंगे। तब इनको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्चों को हटाने के लिए ऐड, और इनकम को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस। इसलिए अदर एक्टिविटी, नॉन कैश प्रोविजन, रिजर्व, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो अब डिबेंचर का केस हुआ क्लोज। अब डिबेंचर में ना मैंने सारी वेराइटी कवर की है। आप देखो अगला पॉइंट, एक और डिबेंचर 8% वाला। बोले 1,60,000 के डिबेंचर हमने रिडीम किए हैं, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जाके हमने खरीदे 96 में और 100 रुपए का डिबेंचर था, और उसके बाद हमने रिडम्पशन किया साल के एंड में। तो देखो 8% डिबेंचर हमारे पास पड़े हैं। साल के शुरुआत में 720 के थे, साल के एंड में कितने के हो गए, ये 560 के। आप डिफरेंस निकालोगे ना तो 1,60,000 हो रहा है। सो डिबेंचर का हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। 8% डिबेंचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 7,20,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना था अपना, 5,60,000। अब आपने ये डिबेंचर है ना बाहर मार्केट से खरीदे, कितने रुपए में खरीदे आपने, 1,60,000 के थे, 96 के रेट पे खरीदे, मतलब 96% में खरीदे आप। तो 9,60,000 का आप अगर 96% करोगे तो आंसर आएगा 1,53,600। अब आप टेक्निकली समझना, ये था 100 रुपीज वाला, और आपने कितने में खरीदा, 153,600 में। इसमें क्या होता है, मैं बाहर मार्केट से बाय करता हूं और फिर उसको रिडीम कर देता हूं, मतलब कैंसिल कर देता हूं। तो मेरे 1,60,000 के डिबेंचरों को देखा जाए तो मैंने 153,600 ही पे किया, तो मुझे फायदा कितना हुआ, 6,400। जब आप ओपन मार्केट से ओन डिबेंचर को बाय करते हो तो उसका जो फायदा होता है ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसको। तो यहाँ पे 1,60,000 के ओन डिबेंचर बाय किए, ये आपने डिबेंचर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ओन डिबेंचर बाय करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। सब यहाँ देखो 8% डिबेंचर में मुझे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, टू बैंक 153,600, कैपिटल रिजर्व 6,400। अब अगर आप डिबेंचर का अकाउंट क्लोज करोगे तो ये टैली हो रहा है, मतलब डिबेंचर में पूरे साल में और कुछ नहीं हुआ।
सर कैपिटल रिजर्व आया इसके अंदर, तो यस कैपिटल रिजर्व का अकाउंट क्रिएट कर देने का। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में जाके देखते हैं क्या कैपिटल रिजर्व पड़ा है। देखो साल के शुरुआत में 0 था, एंडिंग में कितना दिया हुआ है 6400। तो चलो कैपिटल रिजर्व का अकाउंट में बना दिया है। ओपनिंग 0, क्लोजिंग 6400, ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। अब यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व आया था डेबिट साइड, तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड डिबेंचर 6400। अब मैं कैपिटल रिजर्व का अकाउंट भी क्लोज करता हूं, तो ये भी क्या हो गया मेरा, टैली हो गया। तो दो अकाउंट टैली हो गए। अब दोनों अकाउंट में से आपको कौन सी चीजें ढूंढनी है, बैंक और पीएनएल वाली, क्योंकि वो ही दो ही कैश फ्लो में जाती है। तो आप देखो डिबेंचर में डेबिट साइड में आपको बैंक दिख रहा है 153,600 का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिबेंचर है, माइनस करेंगे 8% डिबेंचर रिडीम 153,600। और कहीं पे पीएनएल और बैंक आपको दिख रहा हो तो देखो डिबेंचर के अकाउंट में तो नहीं है, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में भी पीएनएल नहीं है, ये दोनों अकाउंट भी क्या हो गए मेरे, क्लोज हो गए। चलो एक बार बैलेंस शीट में जाके टिक मार्क कर देता हूं मैं, कौन कौन सी चीजें क्लोज कर दी हमने। कैपिटल रिजर्व क्लोज, 8% डिबेंचर ऑल्सो क्लोज। क्लियर। तो ये देखो डिबेंचर की दूसरी वेराइटी आई। पहले में मैंने नॉर्मली प्रीमियम पे रिडीम किया, दूसरे वाले में हमने ओपन मार्केट से खरीद के रिडीम किया। अब तीसरी वेराइटी भी देख लेते हैं। अच्छा इसके भी इंटरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। अब डिबेंचर लिया है तो डिबेंचर रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट करनी है। 8% डिबेंचर देना है, लेकिन 8% डिबेंचर है हमारे पास, ब्याज 8% देना है। रिडम्पशन कौन सी तारीख को हुआ, साल के एंड में। साल के एंड में होता है तो फिर ओपनिंग वैल्यू पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ओपनिंग वैल्यू थी 7,20,000, तो 7,20,000 का हम 8% करेंगे तो आएगा आंसर अपना, एक सेकेंड, 57,600। चलो तो मैं जाता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और यहां पे लिखता हूं 8% डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, अमाउंट है 57,600। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग में भी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पीएनएल से हटाना है अपने को इसको। 8% डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, सॉरी 157 नहीं, इट इज 57,600। इज इट क्लियर। चलो तो डिबेंचर 8% वाला जो था वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एडजस्टमेंट की तरफ, जो है अगला डिबेंचर का पॉइंट, कि अगर डिबेंचर इश्यू किए हो मैंने ईयर एंड में 10% डिस्काउंट पे, न्यू डिबेंचर 10% वाले हमने इश्यू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। तो चलो ऊपर जाके देख लेते हैं अपने डिबेंचर, डिबेंचर 10% वाले ये रहे। ओपनिंग में 0 थे, क्लोजिंग में कितने हो गए 1 लाख। तो चलो इसका भी एक लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर इसलिए प्रिपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी से पता चल जाए कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और किस तरीके से ये क्लोज हो रहा है। सो 10% डिबेंचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस सर 0 था इसका, तो क्लोजिंग में कितना आया सर 1 लाख आया। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख के डिबेंचर इश्यू हुए, यहां से मुझे पता चल गया क्योंकि शुरुआत में तो थे नहीं, साल खत्म हुआ तो 1 लाख के डिबेंचर आ गए आपके पास। तो आपने 1 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए। मतलब 10% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अमाउंट कितनी हुई 10,000। डिबेंचर डिस्काउंट का भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट कहा जाता है। सो डिबेंचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक 90,000, क्योंकि बैंक में तो 90,000 ही आएंगे, 10,000 का डिस्काउंट हो गया। और डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 10,000, और ये अकाउंट आपका हो जाएगा क्लोज। अब ये डिबेंचर डिस्काउंट का नीचे में एक लेजर बना देता हूं। डिबेंचर डिस्काउंट वन काइंड ऑफ फिक्टिशियस सेट की तरह होता है, तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बट ऐसा बैलेंस शीट में हमारे पास डिबेंचर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। सो ओपनिंग क्लोजिंग मैंने क्या लिख लिया 0। अब ऊपर वाले लेजर में देखो आपने डिबेंचर डिस्काउंट या क्रेडिट में लिखा था, तो डिबेंचर डिस्काउंट के अकाउंट में मैं डेबिट साइड लिखूंगा डिबेंचर अकाउंट 10,000। और साल के एंड में ये 0 हो गया, मतलब इसको राइट ऑफ कर दिया गया। और राइट ऑफ हमेशा कौन से अकाउंट से होता है पी एंड एल के अकाउंट से। ये देखो डिबेंचर का अकाउंट क्लोज हो गया। चलो इफेक्ट देते हैं। पहले वाले डिबेंचर में देखो क्रेडिट साइड में बैंक आया, बैंक क्रेडिट साइड में आए तो प्लस करना है,
अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10% डिबेंचर इश्यूड, कितनी अमाउंट आई 90,000। और डिस्काउंट वाले को हमने राइट ऑफ किया है तो P&L क्रेडिट साइड में आया है, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिबेंचर डिस्काउंट 10,000। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब इसके भी इंटरेस्ट की बात करते हैं। सर इसका रिडम्पशन, ये इश्यू कब हुए, तो लिखा है एट ईयर एंड, साल जब खत्म हुआ तभी आपने ये डिबेंचर इश्यू किए थे, मतलब 31 मार्च 23 को डिबेंचर इश्यू किए गए, तो वो साल के एंड में हुए तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। साल के बीच में हुए होते, साल के शुरुआत में हुए होते तो इंटरेस्ट देते, बट एंड में हुए इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं आएगी। तो चलिए देखो, डिबेंचर के तीन चीजें मैंने यहाँ पे कवर की। डिबेंचरों को प्रीमियम पे रिडीम करना, डिबेंचरों को ओपन मार्केट से रिडीम करना, और डिबेंचरों को इश्यू करना। इसमें ये वाली चीज बाकी है इक्विटी शेयर, ये अपने बाद में देखेंगे, आगे इक्विटी का पॉइंट आएगा तब। बाकी डिबेंचर हमने क्लोज कर दिया। चलो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देता हूं, डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो चुका है। बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ, कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर पे 8%। इंटरिम डिविडेंड सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर मैंने प्रेफरेंशियल डिविडेंड का दिया था, वैसा ही ट्रीटमेंट आपको इंटरिम डिविडेंड पे दे देना है। चलो शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल कितनी है मेरे पास 3 लाख, और एंड में कितनी है 6 लाख पे। इंटरिम डिविडेंड हमेशा आपको ओपनिंग वैल्यू पे गिनना है। सो 3 लाख का 8% 24,000 का डिविडेंड होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंटरिम डिविडेंड पेड 24,000, और एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग में ये प्लस हो जाएगा, अदर एक्टिविटी का खर्चा इंटरिम डिविडेंड पेड 24,000। क्लियर, चलो ये हो गया इंटरिम डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं, बोले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ऑफ ₹60,000 वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये कुछ भी नहीं लिखा है ना कि प्रॉफिट ऑफ 20%, किस पे कुछ नहीं दिया, तो हम किस पे मान लेते इसको, कॉस्ट पे मान लेने का। तो चलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा अपने को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास बैलेंस शीट में अवेलेबल थे, आप देख सकते हो। ओपनिंग में 140, क्लोजिंग में थे मेरे पास 2 लाख के। चलो तो एक इन्वेस्टमेंट का लेजर बना देते अपने। ओपनिंग में 2 लाख अच्छा नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ओपनिंग में 140 था और क्लोजिंग में कितना हो गया वो 2 लाख। अब देखो ध्यान से, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, घटे नहीं है आपके। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके बढ़े अगर ऐसे देख रहे हैं अपने तो, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोला है एडजस्टमेंट में, कि हमने तो बेचे हैं। तो ध्यान रखना दूसरा और कुछ भी इस इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में हुआ होगा। अब आपने 60,000 के इन्वेस्टमेंट को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 20% प्रॉफिट पे। तो 60,000 का 20% मतलब 12,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स वॉट, आपने 72,000 में इसको बेचा होगा, 60,000 की वस्तु। तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैंक 72,000, और डेबिट साइड में अपने लिखेंगे प्रॉफिट मतलब P&L 12,000। अब आप देखो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज करने की कोशिश करो, पता चल जाएगा क्लोज हो रहा है कि नहीं। देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, पेन लाइट ले लेता हूँ, बहुत डार्क पेन है। 2,72,000। सो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास डेबिट साइड में, 2,72,000 में से 1,40,000 एंड 12,000 माइनस कर दूंगा, तो 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, बैंक में। मतलब आपने नवे इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए के खरीदे थे। अब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज हो गया, सो इसकी इफेक्ट देनी शुरू कर देते हैं। देखो बैंक आया क्रेडिट साइड में तो प्लस करना है, डेबिट साइड वाला बैंक हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो अब जाएंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 72,000 और इन्वेस्टमेंट परचेज
1,20,000। और कुछ है इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में? तो हाँ सर, एक पी एंड एल पड़ा है डेबिट साइड में। पी एंड एल डेबिट साइड में हो तो माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाऊंगा और वहां पे लेस में लिख लूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ अपने को? 12,000। ठीक है, तो चलो इन्वेस्टमेंट भी हो गए क्लोज। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को भी टिक मार्क कर देता हूं मैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000। प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन 45,000 का हुआ। तो आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया है। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग 25,000, क्लोजिंग 50,000। तो चलो एक लेजर बनाते हैं अपने। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 50,000। देखो, पीएफटी के अकाउंट का एक फिक्स फॉर्मेट रहता है कि ये भाई इधर तो हम लिखेंगे पेड वाली इंफॉर्मेशन, यहां लिखेंगे हम जो प्रोवाइडेड होने वाला है वो, दैट मीन्स की पी एंड एल वाली। हमको क्वेश्चन में दोनों में से एक दिया हुआ होगा। इन्होंने बोला है 45,000 प्रोवाइडेड। 45,000 क्या लिखा है इन्होंने? प्रोवाइडेड। एक देख लेते हैं, अमाउंट में मुझे गड़बड़ लग रही। कहाँ गया? हाँ, 45,000 प्रोवाइडेड। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो, आपको पेड मिल जाएगा। 45 प्लस 25 विल बी 70,000। 70 में से 50 गए तो यहाँ पे डिफरेंस आया मेरा 20,000। मतलब 20,000 आपने पे किया है और 45,000 का आपने प्रोविजन किया है। अब ये जो बैंक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैंक दो ही जगह जाता है, एक इन्वेस्टिंग में और एक फाइनेंसिंग में। लेकिन ऑपरेटिंग में जाता है एक्सेप्शनल सिनारियो में, वो भी प्रोविजन फॉर टैक्स वाली चीज में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। चलो, तो अब अपने ये 20,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में टैक्स पेड जो लिखा है वहां पे मैं लिख लेता हूं 20,000। ठीक है, और जो प्रोविजन है पी एंड एल वो क्रेडिट साइड आया है, तो वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर लिख लूंगा मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 45,000। ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला पॉइंट कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा, और आता है पॉइंट नंबर 9 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड एंड करंट ईयर का डिविडेंड। पिछले साल का 50 है, करंट ईयर का 60 है। ध्यान रखना, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। लेकिन जो आपके प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है उसका ट्रीटमेंट होगा। सो एग्जाम में प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ हो, करंट ईयर वाले की कोई इफेक्ट मत देना। प्रीवियस ईयर का हो तो आप उसकी इफेक्ट देना। सिर्फ करंट ईयर का दिया है, कोई इफेक्ट नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी का पार्ट बन चुका है प्रपोज डिविडेंड। तो हम सिर्फ 50,000 की इफेक्ट देंगे, जैसे आपने प्रेफरेंशियल डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह की इफेक्ट दी थी। इन द सेम मैनर प्रपोज्ड डिविडेंड, कितनी अमाउंट थी अपनी प्रपोज डिविडेंड की? 50,000। सिर्फ पिछले साल का लिखा है मैंने। और पी एंड एल में भी लिखेंगे हम प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपोज डिविडेंड भी कंप्लीट कर दिया हमने। फर्नीचर 75,000 का हमने खरीदा और 63,000 का हमने बेचा। और बोले जो नुकसान हुआ वो पी एंड एल में नहीं गया, वो कहाँ गया? जनरल रिजर्व में। मैंने आपको बोला था ऊपर की जनरल रिजर्व का अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि उसके रिलेटेड आगे एडजस्टमेंट हो सकता है। आ गया देखो एडजस्टमेंट, इसलिए जनरल रिजर्व क्लोज नहीं किया। जो भी आप पॉइंट उठा रहे हो, एडजस्टमेंट उठा रहे हो, जो भी अकाउंट को आप एनालिसिस कर रहे हो कैश फ्लो में, उसको पूरा चेक करके खत्म करना। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट में देख लेने का कि और कोई उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि नहीं। चलिए, अब मुझे फर्नीचर का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले जाके देखता हूँ फर्नीचर के ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। ओपनिंग भी 6 लाख है और क्लोजिंग भी कितना दिया हुआ है मुझे? 6 लाख। चलिए, अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि फर्नीचर के साथ क्या हुआ पूरे साल में। फर्नीचर का ओपनिंग 6 लाख, क्लोजिंग 6 लाख।
उन्होंने बोला आपने फर्नीचर खरीदा, तो मैं लिख लेता हूं टू बैंक 75,000। उन्होंने बोला तो भाई फर्नीचर खरीदा है, तो हमने फर्नीचर खरीदने की एंट्री कर दी, कितनी, टू बैंक 75,000। अब पॉइंट ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है उन्होंने कि आपने कुछ फर्नीचर बेचा है। कितने का था वो फर्नीचर, बोले 63,000 का। कितने परसेंट लॉस पे बेचा, 20%। बट 20% किसका, सेलिंग प्राइस का। और ये 63,000 उस मशीन की, सॉरी उस फर्नीचर की कॉस्ट होगी, उसकी बुक वैल्यू होगी वो सेलिंग प्राइस नहीं है। और प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर गिनना है हमको, सेलिंग प्राइस पे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। कॉस्ट में लॉस माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो तो प्लस करते, लॉस हो तो माइनस करते। हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है और लॉस के परसेंटेज किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस 100, लॉस 20, रिवर्स जा रहा हूं मैं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी, 120। मतलब 120 की वस्तु आपने 100 में बेची। अब मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है कितनी, 63,000। तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी आपको 63,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। सो 52,500 में आपने वो फर्नीचर बेचा। तो नुकसान कितना, तो नुकसान आपको हुआ है 10,500 का। ठीक है, 10,500 का लॉस हुआ और 52,500 में आपने फर्नीचर बेचा। तो फर्नीचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक 52,500 बाय पी एंड एल 10,500। क्लियर। अच्छा, लॉस जो हुआ वो पी एंड एल में लिखना था, एक बार देख लेते, शायद जनरल रिजर्व वाला पॉइंट था ये तो। हाँ, लॉस कहाँ डालने को बोला था, जनरल रिजर्व में। सो पी एंड एल में नहीं लिखना है, याद रखना है, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। तो चलो अपने जाएंगे वापस फर्नीचर के घर में और बोलेंगे भाई यहाँ पे जो पी एंड एल है उसको घर के बाहर निकालो, और उसकी जगह पे कौन सा अकाउंट आएगा, जनरल रिजर्व। अब जैसे ही यहाँ जनरल रिजर्व लिखा, जनरल रिजर्व के घर पे पहुंच जाओ और डेबिट साइड टू लॉस 10,500। क्लियर। चलो अब मैं वापस आ जाता हूँ उसके अकाउंट में, फर्नीचर के। अब मैं करता हूं इसका अकाउंट क्लोज। चलिए क्लोज करके देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 6,75,000। देखते डिफरेंस कितना आता है, 6,75,000 माइनस 52,500 माइनस 10,500 माइनस 60,000। मतलब डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 12,000 का। अब बताओ ये 12,000 किस चीज के होंगे। सर बैंक में ही जाएगा ना, डेबिट में डिफरेंस आता है तो भी बैंक में जाता है, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो भी बैंक में जाता, अगर आपने उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी होती। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं हुई, इट मींस ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। अगर डेप्री दिया होता और डिफरेंस आता तो वो आपका बैंक में जाता। लेकिन डेप्री नहीं दिया है क्रेडिट साइड में, तो पहले हमको डेप्री लिखना पड़ेगा। अब आप देखो ये अकाउंट क्लोज हो गया, दो दो बैंक आए, डेबिट में भी आया और क्रेडिट में भी। डेबिट वाले में पैसा गया और क्रेडिट वाले में पैसा आया। चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं। फर्नीचर सोल्ड, कितने में बेचा, अच्छा फर्नीचर सोल्ड नहीं, सॉरी फर्नीचर परचेज 75,000। फर्नीचर सोल्ड आउट, कितने में बेचा हमने, 52,500 में। क्लियर। और जनरल रिजर्व के अकाउंट में हमने इसकी दूसरी इफेक्ट जनरल रिजर्व की दे दी अपने। चलिए ये बैंक वाली इफेक्ट होगी, एक बार वापस इन्वेस्टमेंट में जाके देख लेते, कुछ बाकी तो नहीं। डेप्रिसिएशन बाकी है सर, पीएनएल कौन सी साइड आया, क्रेडिट साइड, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 12,000। अब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, सर यहां पे तो आपने डेप्रिसिएशन फर्नीचर के अकाउंट में ढूंढा, लेकिन मशीन के अकाउंट में आपने पीएफडी का अकाउंट बनाया। ऐसा क्यों कि एक अकाउंट में आपने पीएफडी बना रहे हो, दूसरे में आप सादे तरीके से कर रहे हो। तो ऐसा इसलिए है कि जो पर्टिकुलर मशीनरी है उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया गया है, और जो बाकी की हमारी एसेट है, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल,
उसके ऊपर पीएफडी का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, सो ये हमारी ओरिजिनल भाव पे चल रही है, ये थोड़ा इनको फायदा मिल जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। चलो, अब मशीन का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, सो फर्नीचर के अकाउंट में आप देखो कहीं पे भी डेप्रिसिएशन लिखा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं। इसलिए यहां पे जब हमने फर्नीचर का अकाउंट क्लोज किया तो पहले चेक कर लो कि कहीं डेप्रिसिएशन लिखना बाकी तो नहीं है। अगर डेप्री लिखा होता तो बैंक में ले जाता डिफरेंस, डेप्री नहीं लिखा था इसलिए मैंने पहली प्रायोरिटी किसको दी, डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलो, जोरदार पॉइंट। सैलरी 10,000 रुपए की, जिसमें से 2,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, sorry, during the period. 7,000 was related to salary expense of prior period was also paid during the period. मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि टोटल आपकी कुछ 10,000 की सैलरी थी, 2,000 करंट ईयर का पे किया, 7,000 आपका कोई पुराना बाकी था ना, वो भी आपने इसी साल में पे किया। तो जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, बेसिकली उसकी कोई इफेक्ट कैश फ्लो में नहीं आती। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, आप 2,000 भरे, साथ में और अपने और कितने भरे, 7,000। मतलब ये 7,000 पहले से बाकी चल रहा होगा। बैलेंस शीट में जाके देखो, आपको पता चलेगा कि बाकी है तो लाइबिलिटी में मिलना चाहिए। अदर करंट लाइबिलिटी में आप देखो, यहाँ पे लिखा है सैलरी पेबल। ओपनिंग में कितनी थी, 7,000, क्लोजिंग में कितनी हुई, 8,000। तो हम देख सकते हैं कि 1,000 से मेरी सैलरी कम हुई, मतलब 1,000 रुपया मैंने वैसे देखा जाए तो नेट में मैंने पे किया। अब क्या करेंगे, अपने डब्बा बना देते हैं किसका, सैलरी पेबल का। सैलरी पेबल बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग डाउन। ओपनिंग में था 7,000, क्लोजिंग में कितना हुआ वो मेरा, 8,000 हो गया। ठीक है, सैलरी वाला पॉइंट। अब कितना पे हुआ है सैलरी, टोटल सैलरी कितनी पे की है हमने, टोटल खर्चा था कितने का हमारा, कि भाई टोटल सैलरी का जो खर्चा था सर वो 10,000 का। देखो 7,000 बाकी है पहले से, 10,000 का नया खर्चा आया तो टोटल 17,000 का होना चाहिए। और आपने क्लोजिंग कितना रखा है, 8,000, मतलब 17,000 माइनस 8,000, आपने पे कितना किया होगा, 9,000। सो जो आपने पे किया दैट इज योर बैंक, और जो आपने एक्सपेंस किया दैट इज योर पी एंड एल। तो क्रेडिट साइड में पी एंड एल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितनी अमाउंट है, 10,000। ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर आप देखिए पी एंड एल दिया हुआ था, बैंक भी दिया है। अब सैलरी जो है वो आपने पे कर, कितनी पे कर दी आपने, 9,000 रुपीज से आपने अपनी सैलरी को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। सैलरी तो आपके ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, तो सर अब इसमें क्या करें, आपने ऊपर ऑपरेटिंग में लिखा है, वापस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सैलरी पेड। देखो ये पॉइंट मैंने डाला क्यों, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। मैंने पेड कितनी की, 9,000। अब आप समझो क्यों मैंने उसको यहाँ लिखा है। एक्चुअली इंटरेस्ट रिलेटेड ऐसा पॉइंट पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, कि इंटरेस्ट इतने का था और उसके अंदर आपने करंट ईयर का इतना पे किया, आउटस्टैंडिंग का इतना पे किया, और आपके मॉड्यूल में भी इंटरेस्ट वाला पॉइंट है एक। तो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तो फिर आपको वहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इंटरेस्ट ले लिए थे, सो इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसको नाम दे दिया था सैलरी। तो सैलरी पेड तो ऑपरेटिंग ही हुआ, तो 9,000 पेड है, और खर्चा कितना हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट इफेक्ट तो 1,000 की आई। आप इसको करंट लाइबिलिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते थे, लेकिन ये इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैंने आपको अदर करंट लाइबिलिटी में सैलरी पेबल का अकाउंट बना के बताया कि देखो खर्चा कितना हुआ, पे कितना हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट वाला पॉइंट जब पूछा जाएगा तब आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एज सच तो दोनों ही ऑपरेटिंग थे, खर्चा 10,000 का हुआ लेकिन पे कितना हुआ, खाली 9,000 का हुआ। ठीक है, बाकी जो है वो हमारा करंट लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा। क्लियर हुआ ये? चलो, इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी हमने कंप्लीट किया। ध्यान रखना ये सैलरी वाला नहीं था, एक्चुअली एग्जाम में आपको इसकी जगह पे पॉइंट पूछेंगे तो इंटरेस्ट वाला पूछेंगे। मैंने ऑलरेडी इंटरेस्ट कवर कर दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको सैलरी लिख लिया।
चलो अब एक और जोरदार एडजस्टमेंट। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट। बोले कंपनी ने नक्की किया है कि स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे वैल्यूएट करेंगे, जबकि प्रीवियसली कंपनी की प्रैक्टिस है कि स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड किया है, 10% कम प्राइस पे। और 31 मार्च 2023 का स्टॉक जो है वो करेक्टली वैल्यूएड हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ओपनिंग स्टॉक में घपला हुआ है। जाके चेक करते हैं सर स्टॉक कितना। तो स्टॉक में जाके देखा तो ओपनिंग में सर 144 है, क्लोजिंग में 2 लाख के। क्लोजिंग वाले में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसमें, ओपनिंग वाले में। चलिए लेजर बना देने का, स्टॉक का भी लेजर बना देता हूं मैं। ओपनिंग बैलेंस 1,44,000, क्लोजिंग बैलेंस है उसका मेरे पास 2 लाख। ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि आपका स्टॉक जो ओपनिंग वाला है वो 10% आपने कम लिखा है। अब कम लिखा है मतलब अब कंपनी की तो वैल्यूएशन जो है स्टॉक की वो कॉस्ट पे करनी है, और आपने गलती से 10% कम लिख लिया। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, ओरिजिनल कॉस्ट 100 है, कंपनी ने 10% कम मतलब 90 पे उसको रिकॉर्ड किया। दिस इज रिकॉर्डेड। 90 पे हमको स्टॉक की अमाउंट दी है 1,44,000, तो 100 पे अमाउंट आएगी आपकी 160। मतलब 16,000 से आपने अपना स्टॉक कम लिखा था। क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, और कुछ नहीं करना है। तो जब भी आप स्टॉक बढ़ाओगे सीधा असर आपके प्रॉफिट पे पड़ता है। सो व्हाट आई विल डू, अगर आपका स्टॉक बढ़ा है तो अब मुझे डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 144 था, 16,000 से बढ़ा देना है। ठीक है। तो आपको उसके आगे नाम क्या लिख लेना है, पीएन। ध्यान से समझना कि स्टॉक जो है कम लिखा था आपने। अब जब आप उसको ज्यादा लिखोगे, कितने से ज्यादा लिखोगे, 16,000, मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, ओपनिंग बैलेंस बढ़ेगा। तो आपने कहा लिखा डेबिट में। यही एडजस्टमेंट में लिखा होता कि आपने स्टॉक ज्यादा लिखा है। क्या किया आपने, स्टॉक ज्यादा लिखा है, तो अब मेरे को मेरा स्टॉक कम करना पड़ेगा। कम करना है तो ऑपोजिट साइड में इफेक्ट देनी पड़ेगी। कहीं पे भी स्टॉक की जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप रिकॉर्ड करके उसके आगे नाम क्या डाल देना है आपको, पी एंड एल। कम रिकॉर्ड हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पी एंड एल लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डेबिट साइड आया ये पी एंड एल, सो लेस लिखेंगे प्रॉफिट ऑन स्टॉक करके, क्योंकि स्टॉक के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा होगा। कितने से, 16,000 से। क्लियर। अब स्टॉक का अकाउंट अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, स्टॉक वैसे अपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आएगा, लेकिन स्टॉक रिलेटेड एक आध और एडजस्टमेंट है तो वो भी अपने साथ में कवर कर देंगे। ये इंक्रीज करने वाली इफेक्ट मैंने दे दी। चलो आगे बढ़ते हैं। 20,000 का स्टॉक आपने खरीदा है और सामने क्या आपने दिए हैं, इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो चलो स्टॉक के अकाउंट में दोबारा जाते हैं। आपने नया स्टॉक खरीदा है और पेमेंट आपने कैश में नहीं किया, किसमें किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। कितने के आपने स्टॉक खरीदा है, इन्वेंट्री खरीदी है 20,000 की, पेमेंट में आपने क्या दिया उनको, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब देखो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आपको याद हो तो ओपनिंग बैलेंस का 3 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस इसका 6 लाख है। अब यहाँ पे स्टॉक में ये डेबिट साइड आया तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखूंगा कि भाई स्टॉक खरीदा, नए शेयर इश्यू करके 20,000। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अभी इक्विटी भी बंद नहीं कर रहे, स्टॉक भी बंद नहीं कर रहे, तो इनके अंदर अगर ऐसी कोई बैंक और पीएनएल वाली इफेक्ट आएगी तो अपने उसकी इफेक्ट देते जाएंगे। वैसे इक्विटी की, स्टॉक की, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग या कुछ भी और लिखा हो तो कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं आएगी, सिवाय पीएनएल और बैंक के। बैंक और पीएनएल दिया हो तो ही कैश फ्लो में इफेक्ट आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले एडजस्टमेंट की तरफ। कंपनी ने नए बोनस शेयर इश्यू किए, किसमें से, सीआरआर में से। किसको दिए, इक्विटी शेयर होल्डर को। याद करो, देखो अब ये बोनस शेयर वाला पॉइंट आ गया, मतलब बोनस शेयर वाला चैप्टर 20 में आ गया। इसमें हम प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर लेके आ गए, डिबेंचरों का लेके आ गए, अब आ गया बोनस शेयर। तो चलो हम जाते हैं सीआरआर के अकाउंट में। सीआरआर का अकाउंट हम खोल के बैठे ऑलरेडी। और जब आप बोनस इश्यू करते हो सीआरआर से तो एंट्री होगी सीआरआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड, सीआरआर के अकाउंट में डेबिट साइड 1 लाख। सीआरआर का अकाउंट हो गया क्लोज।
और देखो सीआरआर में ना ही पी एंड एल है, ना ही बैंक है, कुछ भी है। अब मैं जाऊंगा इक्विटी शेयर के घर में। इक्विटी शेयर के घर में क्रेडिट साइड पे अपने लिखेंगे CRR 1 लाख। देखो इसमें भी अभी तक बैंक पी एंड एल कुछ भी नहीं आया, इसलिए हमने कैश फ्लो में इसकी इफेक्ट नहीं दी है। चलिए ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। आ गया। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉट नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिशिएशन। बोले बिल्डिंग अभी वर्क इन प्रोग्रेस में और उसके ऊपर कोई डेप्री नहीं लगेगा। जाके देखते हैं बिल्डिंग है हमारे पास। यस सर, 8 लाख की ओपनिंग, क्लोजिंग में 10 लाख। चलिए बिल्डिंग का डब्बा बनाते हैं। चलो ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का था 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। अब इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्री तो इस पे लगेगा नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो सर इस अकाउंट में हुआ क्या, 8 लाख से 10 लाख कैसे हुई? आपने 2 लाख रुपए बिल्डिंग पे और खर्च किए होंगे, इसलिए उसको कहते हैं एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग। ठीक है, कितने का खर्चा हुआ? 2 लाख का। डेबिट साइड में है, एक्सपेंस बेसिकली किस में लिखने होते हैं? बैंक से, क्योंकि पैसा तो गया आपके पास से। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर लिख लेता हूँ, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग। सो ये अमाउंट जाएगी कहाँ? बैंक में। और बिल्डिंग है मतलब असेट है, असेट में बैंक आपका डेबिट साइड आया है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे बिल्डिंग परचेज। चलो सॉरी, बिल्डिंग परचेज नहीं, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग ऐसा लिखा जाएगा। कितने का एक्सपेंस हुआ? 2 लाख रुपए का। क्लियर? चलो बिल्डिंग का अकाउंट अगर अब आप देखोगे तो क्लोज हो जाएगा। दोनों तरफ आप देखो, 8 और 2 10 लाख, 10 लाख का टोटल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर में कंपनी ने एक व्हीकल खरीदा है 2,25,000 का, जिसका पेमेंट 1,25 रोकड़े में और 10,000 रुपए के क्या दिए उन्होंने? इक्विटी शेयर्स। तो चलो व्हीकल का भी अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 750 और क्लोजिंग बैलेंस 920 का। कितने की बिल्डिंग खरीदी हमने? 2,25,000 की, लेकिन पेमेंट हमने 1,25 का किया है और बाकी के 10,000 नए इक्विटी शेयर इश्यू किए। तो यहां पे लिखूंगा मैं बैंक 1,25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल नए शेयर कितने दिए इसको? 1 लाख। अब व्हीकल का अकाउंट हम करेंगे क्लोज। चलो क्लोज करोगे तो आप देखोगे तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। 750 प्लस 1,25,000 प्लस 1 लाख, तो टोटल आ रहा है इसका 9,75,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 55,000 का। बोलो ये डिफरेंस कहाँ जाएगा? बैंक में? नहीं, डेप्रिसिएशन कहाँ दिया है, तो ये पहली प्रायोरिटी इसको डेप्रिसिएशन की देनी पड़ेगी। 55,000 कहाँ चला गया? डेप्रिसिएशन में। अब इस अकाउंट में देखो बैंक आया, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख आपने डेबिट किए, तो इक्विटी शेयर के अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा व्हीकल 1 लाख का। अब आप आओ, व्हीकल का अकाउंट क्लोज करना है। बैंक आया डेबिट साइड में, तो हम माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग में व्हीकल परचेज सिर्फ 1 लाख, क्योंकि हमको तो सिर्फ कैश वाली इफेक्ट ही देनी है, इधर इक्विटी दिए उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। और जो उसका डेप्रीशिएशन आया वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, डेप्रीशिएशन ऑन व्हीकल 55,000। चलिए देखो व्हीकल का अकाउंट भी क्या कर दिया हमने? क्लोज कर दिया।
जाते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹10,000। बताओ क्या इफेक्ट देंगे। बेड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता, हम लेजर बना के फाइंड आउट कर लेते कि कितना प्रोविजन हुआ है। अब ध्यान रखना, बेड डेट्स हमेशा डेटर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो जब कंपनी ने डेटर्स का अकाउंट बनाया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग लिखे होंगे, तो वहां पे बेड डेट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। सो बेड डेट्स के रिटर्न ऑफ होने की कोई इफेक्ट नहीं आएगी, वो डेटर्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होता है। हमारे पास जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, वो आफ्टर बेड डेट्स वाला होता है। सो वो आफ्टर बेड डेट्स वाला है, मतलब उसमें बेड डेट्स रिकॉर्ड हो चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देखो सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट किए, लेकिन अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे कई सारे लेजर ओपन बैठे हैं अभी। चलिए अब जाते हैं सारे ओपन वाले लेजर में। देखो जनरल रिजर्व का लेजर बेचारा कब से अकेला बैठा हुआ है। क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है अपने को। डेबिट साइड में आपका टोटल आ रहा है जनरल रिजर्व का 1 लाख 150 250 2,60,500। तो डिफरेंस आ रहा है 1,10,500। रिजर्व्स में जब भी डिफरेंस आए वो पी एंड एल में जाता है। ठीक है, सो पी एंड एल 1,10,500 क्रेडिट साइड में आया, सो ऑपरेटिंग में जाके प्लस कर देंगे इसको। जनरल रिजर्व 1,10,500। चलिए और कौन सा लेजर बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। सीआरआर भी क्लोज, डिबेंचर क्लोज हो चुका है, हमने लिखा नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। क्लोज क्लोज, कैपिटल रिजर्व भी क्लोज, डिबेंचर क्लोज, डिबेंचर डिस्काउंट इन्वेस्टमेंट क्लोज। यहाँ पे भी आप देखो पीएफटी क्लोज, फर्नीचर क्लोज, सैलरी पेबल क्लोज। स्टॉक का अकाउंट चेक कर लेते हैं अभी, क्योंकि स्टॉक को हमने क्लोज किया नहीं है। स्टॉक में अब आप ध्यान से देखो, स्टॉक जो है ना वो हमारी करंट असेट है। ठीक है, सो करंट असेट हम लिखेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। जब आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल में उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंपेयर करते हो, तो ध्यान रखना अब आपको ओपनिंग में ये सारी अमाउंटें लेनी है। 144 प्लस 16, 160 प्लस 20, मतलब ऐसा मान लेंगे कि हमारा ओपनिंग में स्टॉक कितना है 180, क्लोजिंग में कितना है 2 लाख। तो कहना इससे मेरा स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, मेरा स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया 20,000 से इंक्रीज हुआ। ओपनिंग में 180, क्लोजिंग में 2 लाख। अब इंक्रीज हुआ है तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इनवर्स रूल होता है, आपको पता हो तो, कि करंट असेट इंक्रीज तो कैश डिक्रीज। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टॉक इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हुआ 20,000। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने उसको उठा के कहा लिख लिया, वर्किंग कैपिटल में लिख लिया। चलिए और देखते कोई अकाउंट, कोई डब्बा बाकी। इक्विटी शेयर का अकाउंट बाकी है। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है इसका 6 लाख, और क्रेडिट साइड में अगर आप देखोगे तो 321 1 520, मतलब 1 लाख 520 है ना। हाँ, 80,000 का डिफरेंस आएगा। सर अब ये 80,000 कहा जाएंगे, तो देखो क्वेश्चन में लिखा था ना ऊपर डिबेंचर वाले पॉइंट में, याद आ रहा हो तो, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इश्यू किए, ना भी दिया हो और डिफरेंस आ जाता है तो वो बैंक में ही जाएगा। तो यहां पे हमने नए शेयर इश्यू किए, बैंक क्रेडिट साइड में आया है तो प्लस होगा। बट कहां प्लस होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड। चलो, और कोई लेजर हमारा पेंडिंग है 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 नहीं है। चलो, तो ये तो सब कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं कि कोई पॉइंट बाकी तो नहीं। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में मैं आपको बताऊं तो इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व इवन हम वी हैव क्लोज्ड, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल भी कर लिया है। चलो अब असेट साइड से हम शुरू करते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में हमने जाके देख लिया, दोनों ही कवर हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके हमने देखा एक पी एंड एल वाला बाकी है, बाकी सब कुछ हो गए। तो पी एंड एल में हम क्या करते हैं पता है, ऑपरेटिंग में लिखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 993 600 माइनस 825, सबसे ऊपर। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। पी एंड एल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलो क्लोजिंग कितना दिया हुआ है अपने को 993 600 माइनस 8 लाख, कितना 8 लाख
993,600 माइनस 8,25,000, 1,68,600, 1,68,600। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग के अंदर 1,68,600। चलो पी एंडल भी क्लोज हो गया हमारा, मतलब उसको भी हमने इफेक्ट में ले लिया। कैपिटल रिजर्व भी हो गया, डिबेंचर सारे हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या बाकी है, इंटेंजिबल। गुडविल 10 से कितने की हो गई, 12 की। गुडविल बढ़ी है, घटी नहीं है। और गुडविल बढ़ी है मतलब आपने गुडविल को परचेज किया होगा। कितने की गुडविल परचेज हुई, 2,000 की। गुडविल हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, तो यहां लिखूंगा गुडविल परचेज 2,000। ठीक है, ये गुडविल का हिसाब हो गया। फिर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है ट्रेडमार्क, 12,000 से कितने हो गए, 8,000। सर ये तो कम हो गए, कम होने का मतलब रिटर्न ऑफ हुए। और ये रिटर्न ऑफ किस में होते हैं, पी एंड एल में ही रिटर्न ऑफ होते हैं। सो पी एंड एल में जाके हम क्या कर देंगे, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ऐड करेंगे ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। ठीक है, बेचे खरीदे हो तो इन्वेस्टिंग में जाता है, और अगर आप उसको रूटीन नेचर में राइट ऑफ कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। चलो कितने का डिफरेंस था, 4,000 का। ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ 4,000। चलिए और कुछ बाकी, और कुछ बाकी। ये तो सारे नोट्स वाले सारे पॉइंट कवर हो गए, फिर भी देख लेते हैं अपने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंप्लीट, रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर कंप्लीट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में अपने देखा था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। क्रेडिटर साल की शुरुआत में 350 के थे, फिर कितने के हो गए, 4 लाख के। अब है ना सब चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 50,000 से आपके क्रेडिटर बढ़े। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल में रूल याद रखना है आपको, करंट असेट अगर बढ़ती है तो रोकड़ा घटता है, मतलब माइनस करूंगा। करंट असेट अगर घटेगी तो मैं प्लस करूंगा। करंट लाइबिलिटी में सिंपल रूल है, करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो प्लस करना है, करंट लाइबिलिटी घटी तो माइनस करना है। क्लियर। चलो क्रेडिटर इंक्रीज हुए, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है तो प्लस करेंगे। कितने से बढ़ गए क्रेडिटर मेरे, 50,000 के। चलो और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल। वैसे तो यहाँ पे ट्रेड पेबल में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है। बिल्स पेबल 241 से कितना हुआ, 274। अगेन इंक्रीज 33,000 से इंक्रीज हुआ है तो ऐड करेंगे बिल्स पेबल 33,000। फिर आया अपना अदर करंट लाइबिलिटी। ये अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है, तो अदर करंट लाइबिलिटी में सैलरी पेबल है, जिसका लेजर हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। लेजर क्लोज कर दिया है तो अब इसको करंट लाइबिलिटी में कंसीडर मत करना, नहीं तो ड्यूअल इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब जाते हैं हम असेट की तरफ, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों कंप्लीट कर दी। इन्वेंटरी भी हो चुका है। ट्रेड रिसीवेबल 150 से कितने हुए, 180। मतलब डेटर आपके बढ़ गए, 30,000 से बढ़ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए मतलब आपकी करंट असेट क्या हो जाएगी, कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये लिखा ना, इफ करंट असेट इंक्रीज कैश क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। तो 30,000 हम डाल देते लेस में, डेटर्स इंक्रीज 30,000। अब आया कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम कैश फ्लो क्लोज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा मैं 3,66,000, और मेरा आंसर आना चाहिए 1,14 तक, 14,000। ठीक है, जहां से मुझे पता चल जाएगा मेरा कैश फ्लो राइट है कि रॉन्ग है। चलिए पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी, सबके लेजर्स वगैरह भी हमने प्रिपेयर कर दिए। नाउ इट्स टाइम टू मेक दी टोटल। तो पहले मैं इस एड का टोटल कर रहा हूं। ठीक है, चलिए 16,000 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 18,000 प्लस 57,600 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000 प्लस 1,10,500 प्लस 4,000। तो टोटल आ रहा है 5,06,600। 5,06,600। अब लेस का टोटल मारते हैं अपने, 12,000 प्लस 9,000 प्लस 16,000
37,000। ठीक है, चलिए अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल का टोटल मारते हैं अपने। 50,000 से बड़ा 33,000 प्लस में माइनस, ये दोनों माइनस में, 20,000 माइनस 30,000, तो यहाँ पे आया मेरा 33,000 प्लस में। चलो अब स्टार्टिंग से टोटल करते हैं हम। 1,68,600 प्लस 5,06,600 माइनस 37,000 प्लस 33,000 माइनस 20,000। ये क्या हुआ, तो लोचा हो गया टोटल करने में। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,68,600 प्लस 5,06,600 माइनस 37,000 प्लस 33,000 माइनस 20,000, तो 6,51,200 प्लस में आंसर आ रहा है। मतलब नेट कैश फ्लो कितना हुआ, 651,200 ऑपरेटिंग से। अब हम जाते हैं इन्वेस्टिंग में। एड एंड लेस दोनों का टोटल बाहर निकल लेते हैं। 32,000, 72,000, 52,500, तो 1,56,500। चलो लेस का टोटल करते हैं। 2,40,000, 1,20,000, 75,000, 2 lakh, 1,02,000, 7,37,000। एक सेकंड, मुझे कुछ लोचा क्यों लग रहा है। 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 75 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 7,37,000। चलो 1,56,500 इसमें से माइनस कर देता हूं मैं। सो 5,80,500 माइनस में। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 90 प्लस 80, 1,70,000। चलो, और यहाँ पे टोटल करता हूँ, 1,12,000, 50,000, 2,500, 18,000, 153,600, 57,600, 24,000, 50,000, 4,67,700 माइनस 1,70,000 में से 4,67,700 माइनस करते हैं अपने, तो अपना आंसर आता है। एक बार, मुझे कुछ अमाउंट में गड़बड़ लग रही है। चलिए, फाइनेंसिंग का टोटल आया अपना -2,97,700। चलो तीनों को प्लस कर देते, ए बी सी तीनों का जो आंसर आया। चलो ऑपरेटिंग 6,51,200 प्लस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का -5,80,500, अगेन -297,700, तो नेट आंसर आ रहा है अपना। एक मिनट, कैलकुलेटिव, एक बार कैलकुलेशन वापस कर देता हूं मैं। देखिए, एक छोटी सी गलती हमने की, हमने व्हीकल जो परचेज किया था ना, वो 1 लाख का नहीं था, वो 125 का था। चलो मैं आपको बता देता हूँ, वापस अपने जाते हैं व्हीकल के अकाउंट में। आ गया व्हीकल का अकाउंट। एक मिनट में, फाइनेंसिंग में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर में, सॉरी क्या लिखा है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। हाँ, इसमें हमने लिखा है 1 लाख। व्हीकल के अकाउंट में भी लिखा है हमने 1 लाख। देखो यहाँ पे हमने खरीदा कितने में, 125 में, और वहां पे हमने इफेक्ट कितने की दी है, 1 लाख की, तो 25,000 हमने यहाँ पे कम लिखे, तो अब मैं इसको थोड़ा एडिट करके व्हीकल में 1,25,000 लिख लेता हूँ। पता चला हमने वहां पोस्टिंग करते वक्त अमाउंट में लोचा मारा है। सब यहाँ पे आपकी रिवाइज अमाउंट आ जाएगी 7,62,000। अब
वापस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिवाइज टोटल करेंगे हम 156,500 प्लस 7,62,000. So you will get the answer 9 lakh, sorry, 1,56,500 minus 7,62,000. आपका आंसर आएगा माइनस 6,05,500. चलिए अब हम ए बी सी तीनों एक्टिविटी का वापस दोबारा टोटल करते हैं. 651,200 ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का टोटल 6,05,500 माइनस, और फाइनेंसिंग भी माइनस 2,97,700. सो एबीसी का टोटल आ रहा है माइनस 2,52,000. ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा 3,66,000 था. क्लोजिंग हमारा 114 आना चाहिए. तो माइनस 252 प्लस 3,66,000. तो आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस के साथ वो मैच हो गया है. समझ में आया आपको? तो ये एक मास्टर क्वेश्चन है जिसमें पूरा कैश फ्लो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. बस आपको ये खास ध्यान रखना है कैश फ्लो के अंदर कि लेजर बनाओ, और लेजर में जब आप पोस्टिंग करते हो तो बैंक अगर डेबिट में आता है तो माइनस करना है, क्रेडिट में आता है तो प्लस करना है. सेम लॉजिक पी एंड एल के लिए भी आपको दौड़ाना है. बैंक जब भी दिखाई देगा वो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में जाएगा, और पी एंड एल जब भी दिखाई देगा वो हमेशा ऑपरेटिंग में जाएगा. लेकिन हाँ, बैंक में एक इनकम टैक्स पेड वाला पॉइंट जब आएगा तब आपको वो ऑपरेटिंग में लिखना होगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे अच्छे पॉइंट कवर किए, और आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में वो सारे पॉइंट मैंने इसके अंदर कवर कर लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. ठीक है. आई विल ट्राई दैट कि मैं हर एक चैप्टर का ऐसा वन शॉट वीडियो बनाऊं कि आप एक क्वेश्चन करो एग्जाम से पहले, एक वीडियो देखो और पूरा रिवीजन आपका हो जाए. ठीक है. सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर हो जाए, एक ही क्वेश्चन आपको करने की जरूरत पड़े एग्जाम से पहले, बाकी कुछ भी नहीं करना है. क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना. जैसे ही अपनी एग्जाम आने वाली है, अभी कुछ ही दिन बाकी है अपने, सो एज सुन एज अर्ली में जितने हो सकते कुछ आईएमपी वीडियोस तो है ही जो वन शॉट वीडियो मुझे बनाने हैं और मैं आपको दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एसएम सब्जेक्ट है आपका, उसके ऊपर पूरा एक समराइज वे में, ठीक है, एक वीडियो बनाने वाला हूं चार्ट फॉर्मेट के अंदर. मैं आपको बताता हूँ चार्ट इसके अंदर, if it is available with me. Might be not available. चलिए, नहीं अवेलेबल. अगर ये तो डिबेंचर का है आपका, जिसके अंदर ना आपका पूरा का पूरा एसएम जो है ना वो कवर हो जाएगा. लेट मी चेक इफ इट इज, यस अवेलेबल है. अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरा एसएम का रिवीजन कराऊंगा, स्टडी नोट नंबर 8, 9, 10, 11. ठीक है. कंप्लीट सिलेबस एसएम का जो है आपका इस चार्ट्स में कवर हो जाएगा. एंड साथ साथ में मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल है इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, आने के पूरे चांसेस है, वो मैं आपको ये जब वीडियो बनाऊंगा उसके बाद वो पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओके, चलिए बाय बाय.